हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक थ्योरी पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एफसीआई के सिलेबस में है। बेसिकली वो है इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी स्टूडेंट ने मतलब रिकमेंड किया था इस टॉपिक से रिलेटेड। सो ये थ्योरी पोर्शन भी कवर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ वाटर सेट मैनेजमेंट है क्या। सेकेंड इज़ द प्रिंसिपल जो है वाटर सेट मैनेजमेंट के। थर्ड ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, एंड देन प्लानिंग, क्या किया जाता है यानी प्लान क्या क्या बनाए जाते हैं फॉर द वाटर सेट मैनेजमेंट। एंड देन एक केस स्टडी देखेंगे, ठीक। एंड देन इसके अलावा हम देखेंगे डेलिनिएशंस एंड जो भी कॉडिफिकेशंस ऑफ वाटर सेट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। बेसिकली आज की वीडियो में ये डील करेंगे, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बीच बीच से देखेंगे तो मे बी हो सकता है चीज़ें क्लियर ना हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी जो अपना कंटेंट है वो स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो को आप जो है शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ आएंगे तो नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपके पास। और आपको रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो आईडी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है वाटर सेट मैनेजमेंट। तो वाटर सेट मैनेजमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट जो होता है, ये होता क्या है, इज़ एन एनी सरफेस एरिया फ्रॉम द विच रेनफॉल इज़ कलेक्टेड एंड ड्रेन थ्रू अ कॉमन पॉइंट। यानी वाटर सेट एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है सरफेस पे, यानी जो सतह है आपकी भूमि है, वहाँ पर कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम जो रेनफॉल यानी जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट करते हैं, एंड ड्रेनेज के माध्यम से एक कॉमन जो पॉइंट रहता है उसके थ्रू वो जो पानी है वो ड्रेन होके जो है वो कलेक्ट होता है। नाउ इट इज़ अ सिनोनिम्स विद अ ड्रेनेज बेसिस, यानी उसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ये एक तरह का क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन भी होता है, मतलब बेसिन बोल सकते हैं इसको। एंड इट इज़ ऑल्सो अ कैचमेंट एरिया अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो। सो अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहेंगे तो जो वाटर सेट मैनेजमेंट है या वाटर सेट जो होता है, बेसिकली पहले हम वाटर सेट को देखेंगे फिर वाटर सेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। वाटर सेट जो है ये एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, भूमि से जुड़ा यानी जियो, हाइड्रोलॉजिकल यानी क्योंकि यहाँ पर हम रेन जो वाटर है, ठीक है, रेनफॉल जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली लैंड पे, तो इसीलिए इट इज़ अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट विच कंप्राइजिंग और जो भी आपके ऑल लैंड्स एंड वाटर जो है विद इन द कन्फाइंस ऑफ द ड्रेनेज डिवाइड्स। तो दिस इज द वाटर सेट, इट इज़ नॉट वाटर सेट मैनेजमेंट, इट इज़ ओनली डिफाइन द वाटर सेट। नाउ as you see in the picture, this is the water set. You can see the rainfall and जो आपका surface area है यानी smaller sub water set join to form a large या larger water set। छोटे छोटे units हैं जो मिलकर एक larger water set जो है उनका निर्माण यहाँ पर करते हैं। So this is the river and then underground rivers and जो भी आपके ground water है, ठीक, and यहाँ पर जो है ये infiltration हो रहा है जो रेनफॉल है उसका। नाउ साइज़ जो है वाटर सेट का ये मतलब डिफरेंट होता है, यानी ये वेरी करता है, यानी मे बी ये कुछ हेक्टेयर में भी हो सकता है और अधिक हेक्टेयर पे भी हो सकता है, यानी सेवरल थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स में भी हो सकता है। तो ये मतलब डिफ़र करता है, ठीक है। सो वाटर सेट साइजेस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है मिनी एंड मैक्रो, एंड इसके अलावा जो वाटर सेट्स हैं उसको बायोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम के बेसिस पे भी डिवाइडेशन किया गया, ठीक है। तो आपको मिनी एंड मैक्रो जो है वो याद रखना है। नाउ इट इज़ अ लैंड, ठीक है, विच मास बाउंडेड वर्टिकली बाय अ एरिया विच इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड हॉरिजॉन्टली बाय द वाटर द ड्रेन इनटू अ पॉइंट इन द चैनल। हॉरिजॉन्टली मीन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप से अगर देखा जाएगा तो ये किस तरह से होता है,
हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वाटर जो है वो ड्रेन आउट होकर जो पर्टिकुलर एक मतलब कॉमन पॉइंट रहता है वहाँ से आकर कलेक्ट होता है, यानी कॉमन जो चैनल रहता है वहाँ से आता है। लेकिन अगर हम वर्टिकली जो है बात करी जाए तो वर्टिकली एक ऐसा लैंड मास है जो कि बाउंडेड होता है वर्टिकली जो भी एरिया है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये नाउ वी सी द प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। So there is first principle, that is utilizing the land according to its capability based on the land use classification. So as you know कि land use classification के basis पे land का dividation different classes में हुआ है, तो उन classes में land की capability के according उनके characteristic के basis पे उनको classify किया गया है। तो हमको जब हम मतलब watershed के अंतर्गत जो भी surface area या land का use करते हैं वो हमें according to जो मतलब particular land है उनकी जो capabilities हैं उनके अकॉर्डिंग में उनको यूटिलाइज़ करना है कि वो मतलब ग्रेजिंग एरिया है और फर्टाइल एरिया है और मतलब सैंडी एरिया है, ठीक है। और इस टाइप का हमको जो अकॉर्डिंग जो है उनके कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे यूज़ करना है लैंड का। सेकेंड इज़ दैट कंजर्विंग एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल एट द प्लेस वेयर इट फॉल, दैट इज़ द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब उसी स्थान पे जहाँ पर जो चीज़ है उसी स्थान पे अगर उसको हम कंजर्व करते हैं दैट इज़ इन सीटू। बट इन केस ऑफ एक्स सीटू या जो इन सीटू के अलावा जो अदर जो भी कंजर्वेशन होता है जिसको अगर मान लो हम जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है उस स्थान से ले जाकर किसी दूसरे स्थान में, या जैसे कोई जानवर है जिसका नेटिव प्लेस है उसको हम वहाँ से लाकर किसी जू में रख रहे हैं और या फिर कहीं दूसरी जगह कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्स सीटू कंजर्वेशन। बट इन सीटू में जैसे अभ्यारण्य हो गए हैं, नेशनल पार्क हो गए हैं, दे आर द मतलब इन सीटू जहाँ पर वो हैं जंगल में पाए जाते हैं वहीं पर अभ्यारण्य बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया और वहाँ पे उनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो दिस इज़ द इन सीटू। सो ऐसे ही जब जहाँ पर मतलब बारिश हो रही है वहीं पर हम मतलब ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वहीं पर हम जो है मतलब कंजर्वेशन टैंक और जो भी हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं पर हम बना दें और जिससे कि जो रेन वाटर है जहाँ पर हो रहा है वहीं पर एकत्रित हो जाए, जिससे कि जो भी रेनफॉल गिरेगा वो डायरेक्टली वहाँ पर कंजर्व हो जाएगा तो लॉस नहीं होगा वाटर का। So this is the reason because of that reason. Now third is draining out excess water with a safe velocity and diverting it to a storage structure, farm pond, tank for the future uses। और जैसे हमारा जिस स्थान पर हमने इन सीटू कंजर्वेशन किया, अब मान लीजिए वहाँ पर कंजर्व हो गया मतलब पानी अब एक्सेस हो गया है, तो हमको क्या करना है, सेफ़ वेलोसिटी हमको इस तरह का ड्रेनेज बेसिन या माध्यम बनाना है जिससे कि वाटर सेफ़ मतलब ज़्यादा तीव्रता भी ना हो, सेफ़ वेलोसिटी के साथ वाटर को हमको डाइवर्ट करते हुए सेकेंड जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है जैसे कि फार्म पाउंड बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, इनमें हम फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। Fourth is that avoiding the gully formation and putting up check dams at a suitable place to control the soil erosion, to store rainwater and recharge the groundwater। तो गली का फॉर्मेशन होने से क्या होगा, सॉइल का इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको गली फॉर्मेशन को रोकना है एंड जो भी चेक डैम्स हैं उनको सही जगह पे हमको बनाना है जिससे कि गली का फॉर्मेशन मत हो और सॉइल का इरोजन रुक पाए और वाटर जो है रेन वाटर वो हम जो है एकत्र कर पाएँ या उसको स्टोर कर पाएँ। एंड जो ग्राउंड वाटर जो कि हम बार बार जब ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं सिंचाई के लिए अदर जो भी पर्पज़ के लिए, तो ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, नाउ फिफ्थ इज़ दैट आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द वाटरशेड एरिया। तो जो भी आपके क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, तो हमको जो वाटरशेड एरिया है उनकी कैपेबिलिटी और कितना वाटर स्टोर हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि डिवाइडेशन है, मैंने पहले आपको बताया मतलब कि मिनी एंड मैक्रो में डिवाइडेशन है। तो हमको ये देखकर कि मिनी वाटर शेड एरिया है और मैक्रो वाटर शेड एरिया है उन बेसिस पे हमको क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो मतलब पहचानना है कि कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि हम मोनोक्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल और इंटरक्रॉपिंग और सो ऑन दैट। सो ये हमको आइडेंटिफाई करने में मदद होगा जब हम वाटर शेड एरिया के बारे में जानेंगे।
और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, यानी पर एकड़ पे जो हमारा प्रोडक्शन आ रहा है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, ये हमारा जो है वो बढ़ेगा पर यूनिट एरिया के हिसाब से एंड पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट वाटर। तो दिस इज़ द मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी। सो नाउ वी सी द नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट। अभी हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं, ठीक है, 6 प्रिंसिपल्स, एंड हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हम किस उद्देश्य के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट को बेसिकली जो है वो यूज़ करते हैं। पहला है बेसिकली जो सॉइल है, ठीक है, और जो रेन वाटर हमको अवेलेबल हो रहा है रेनफॉल के थ्रू, ठीक, तो उनको हमको इफ़िशिएंटली यूज़ करना है। और इफ़िशिएंटली यूज़ तभी होगा जब हम उनको कंजर्व करके रख पाएंगे फ्यूचर यूजेस के लिए। तो इफ़िशिएंटली कंजर्व द सॉइल एंड रेन वाटर एंड द हार्नेस द जो भी सरप्लस वाटर है टू क्रिएट द वाटर सोर्स इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और साथ ही साथ कंजर्वेशन के साथ साथ जो भी हम जो ग्राउंड वाटर है, मतलब आपका सरफेस वाटर है, ठीक है, जो हमने यूज़ करके उसका एक स्तर जो है लो लेवल पे ला दिया, उसको भी क्या कर सकता है, ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसके थ्रू मतलब रिचार्ज किया जा सकता है ग्राउंड वाटर को। तो दिस इज़ द basic objective. Now to promote sustainable farming and stabilize crop yield by adopting the suitable cropping and cropping management system. इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स में देखा था कि हम अगर वाटरशेड मैनेजमेंट के एरिया के बारे में जानते हैं तो हम क्रॉपिंग पैटर्न अपना निर्धारित कर सकते हैं ऑन दोज बेसिस। सो दिस इज़ बेसिकली प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। इट मीन्स टिकाऊ जो भी खेती है, क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग में जो आपके कोई भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए फार्म के, ठीक है। एक मतलब बेसिकली यहाँ पर कम से कम जो आपके मतलब जो ऐसे फर्टिलाइज़र जो केमिकल से युक्त होते हैं, ठीक है, केमिकल वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका कम यूज़ करना, ये यहाँ मतलब अगर हम बात करें तो ये बेसिकली उद्देश्य होता है सस्टेनेबल फार्मिंग के केस में। तो उससे सॉइल भी क्या रहता है, जो उसका मतलब फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता है। सो बेसिक रीज़न जो है क्रॉप यील्ड भी स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि सॉइल का कंडीशन बेटर रहेगा। सो इट इंक्रीज द यील्ड ऑल्सो। तो दिस इज़ द ओके ऑब्जेक्टिव। नाउ टू कवर नॉन एरेबल एरियाज effectively through the afforestation, horticulture and pasture land development based on the capability of the land. ऐसे एरिया जहाँ पर हम जो खेती नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए नॉन एरेबल एरियाज हैं, तो वहाँ पर हम हॉर्टिकल्चरल प्लांट लगा सकते हैं, फॉरेस्टेशन जो है उनका यूज़ कर सकते हैं, और पास्चर लैंड के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब डेवलप कर सकते हैं। ये किस बेसिस पे करेंगे, लैंड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बेसिस पे। तो नाउ थर्ड जो है आपका इन्हेंस द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल बाय अडॉप्टिंग द अल्टरनेटिव एंटरप्राइजेस। तो यानी फार्मिंग सिस्टम जो है वो भी यूज़ करना है, क्रॉप लगाने के अलावा फार्म से रिलेटेड, क्रॉपिंग से रिलेटेड और अदर जो इंटरप्राइजेस रहते हैं उनको भी प्रमोट करना अडॉप्ट करने के लिए, जिससे पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो पाए और इन्हेंस हो पाए, बढ़ पाए। नाउ फोर्थ टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस। आपको जैसे कि पता है कि काफ़ी मात्रा में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जब केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो जो सॉइल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स और दिस केमिकल्स, ओके। सो इसलिए हमको जो फर्टिलिटी जो हमारे थ्रू लॉस हो रही है वो हमको रिस्टोर करने में भी ये मेंटेन यानी मदद करेगा, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी ये मेंटेन करेगा। तो दिस इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। और फिफ्थ इज़ दैट इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लैंड इक्विवेलेंट रेशियो थ्रू द इंटरक्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो जब हम क्या करते हैं, मोनोकल्चर करते हैं, तो हमको यील्ड भी कम मिलता है और लैंड भी सही रूप में यूटिलाइज नहीं हो पाता, फर्टिलिटी भी लैंड की उस रूप में यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमको इंटरक्रॉपिंग लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ेगी एंड आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो भी इंक्रीज़ होगा। नाउ सिक्स्थ इज़ द सेफ यूटिलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल एंड वाटरशेड
जो भी वेस्टलैंड्स हैं थ्रू द अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम सच एज द एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी ऐसे मैंने बताया ना, जो एरिया पे जहाँ पे हम खेती नहीं कर रहे हैं वो एरिया को वेस्ट ना होने दिया जाए, उस पर हम अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम जो है उनके बेसिस पे हम, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी जो ऐसे क्रॉप जो रहते हैं उनको कम पानी की नीड रहती है, बड़े बड़े जो ट्रीज़ रहते हैं उनको लगा सकते हैं, यानी लैंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम बेनिफिटिंग द मैन एनिमल प्लांट लैंड वाटर कॉम्प्लेक्स इन द वाटर सेट। सो ये हमको इंश्योर करना है, जो भी आपके मैन एनिमल प्लांट लैंड वाटर, ये जो बेसिकली इकोसिस्टम के इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं सभी को बेनिफिट हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वाटर सेट के अंतर्गत। नाउ 8th इज द स्टेबलाइजिंग टोटल इनकम एंड कटिंग डाउन द रिस्क ऑफ ड्यूरिंग द एबरेंट वेदर सिचुएशंस। अगर आप अदर फार्मिंग इंटरप्राइजेस में इंक्लूड हो, यानी आपने उनको अडॉप्ट किया है, तो आपके मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में किसी माह या जो आपका रेनी सीजन है उस मंथ अगर रेन नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं आया, तो भी आपके पास वाटर कंजर्व है तो आप खेती कर सकते हैं और अदर इंटरप्राइजेस से आपको पैसों की कमी नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेबलाइजेशन। Now improving the infrastructural facilities with regard to storage, transportations and marketing. So this is the basic objectives. Now प्लानिंग फॉर द वाटर सेट मैनेजमेंट, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी चले जाता है आप लोगों का, तो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया वो पूरा देखिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, तो मैं आपको जो भी PDF है रिलेटेड जो भी थिंग्स है मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड, थैंक यू।